हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। घूमने की बात पे हम अक्सर कह देते हैं यार मन नहीं लग रहा था, घूमने निकल लिया। कई बार जब लोग अवसाद में रहते हैं तो उनको भी रिकमेंड किया जाता है कि गुरु जगह थोड़ी देर के लिए बदल लो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा कानून भी है जो इस बात को रोकता है कि अगर आपके क्षेत्र में वर्षों से अशांति है, आप उस क्षेत्र को छोड़ के कहीं और बसना चाहते हैं, यहां के घर को बेच के कहीं और पे जाना चाहते हैं, तो आप नहीं कर सकते। तो आपको कैसा लगेगा? आप निश्चित तौर पे कहेंगे कि एक इंडिविजुअल के तौर पे ये बहुत सकारात्मक कदम तो नहीं है। लेकिन अगर इसका दूसरा पर्सपेक्टिव मैं बताऊं कि आप किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं और आप वहां रहना चाहते हैं, लेकिन कोई आप पे दबाव बना रहा है कि अगर तुमने घर नहीं छोड़ा तो अगला घर तुम्हारा होगा, फिर आप जल्दीबाजी में वो घर बेच के निकल जाते हैं। इस प्रकार की घटनाएं जहां पे बहुत हिंसाएं होती हैं, जहां पे सांप्रदायिक इश्यूज बहुत होते हैं, वहां पे अक्सर देखी जाती हैं। और कई बार कई सरकारों में डिस्कशन हो चुका है कि इस प्रकार से जो लोग जगह छोड़ के जा रहे हैं, घर छोड़ के औने पौने दाम पे बेच के जा रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए। गुजरात में इससे जुड़ा अधिनियम आ चुका है, राजस्थान की सरकार ने भी इसको ध्वनिमत से पारित कर दिया है। लेकिन बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये जो अधिनियम है ये पूरी तरीके से प्रॉपर्टी पे सरकार को कंट्रोल दे देगा। आप इंडिविजुअल के तौर पे उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं, लेकिन अब सरकार तय करेगी कि आप कब उसको बेच सकते हैं, कब नहीं। कई सारे पेचेस हैं इसमें, है ना, बहुत सारे पेच हैं इसमें, बहुत सारे एंगल्स हैं, लेयर्स हैं। हम सब पे बात करेंगे कि कब सरकार रोक सकती है, आपत्तियां क्या है, सरकार का क्या पक्ष है, संविधान क्या कहता है, ये जो अधिनियम है इसमें क्या चीजें बदलेंगी, इन सब पे विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो विधेयक है 2026 का राजस्थान अशांत क्षेत्र विधेयक, हम इस पे ही विस्तार से बात करने वाले हैं। और ये PDF बच्चे अक्सर कमेंट में पूछते हैं कहाँ मिलेगा, तो वो मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, आप स्कैन करके यहाँ पे जुड़ सकते हैं। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे भी स्कैन करके जुड़ जाएंगे तो बातें, मुलाकातें, डिस्कशन सब यहाँ पे हो जाएगा। आते हैं, चलिए, है क्या कि सांप्रदायिक तनाव और डिस्ट्रेस सेल क्या हो जाता है। डिस्ट्रेस सेल क्या हो जाता है कि आप किसी ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जहां पे वर्षों से अशांति आपको दिख रही है, बार बार वहां पे दंगे हो रहे हैं और आपको लगता है यार बहुत हो चुका, अब यहां से अपना घर बेच के कहीं और बस लिया जाए। ऐसे में जो जल्दीबाजी आप दिखाते हैं, हबड़ तबड़ दिखाते हैं, इस कारण जो आप अपनी संपत्ति को, अपने सामान को बेचते हैं, इसको ही डिस्ट्रेस सेल कहा जाता है। तो अब है क्या कि दंगों के बाद भय और दबाव के कारण औने पौने दाम पे संपत्ति बेचने की जो व्यवस्था होती है उसको डिस्ट्रेस सेल कहा जाता है। और ये बहुत देखने को मिलती है। इसका एक दूसरा वर्जन भी, जैसे कई बार आपका ट्रांसफर होता है, आपको पता है कि 20 दिन में आपको यहां से जाना है, अब आप जहां जा रहे हो वहां पे सारी व्यवस्थाएं फिर से आपको बनानी पड़ेंगी। लेकिन अभी जहां रह रहे हैं वहां पे फ्रिज, टीवी, इस प्रकार की चीजें आप वो भी औने पौने दाम पे बेच देते हैं ना। बिल्कुल वैसा ही ऐसी स्थिति में तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार और ज्यादा बेचने के लिए तत्पर होगा। तो क्या है, अब इसकी प्रेरणा कहां से मिली इस नियम की? गुजरात में 1986 में, और आपको पता है 1991 में, फिर 2002 के दौर में दंगे हुए, हम सबको पता है, अशांति बहुत रही। तो वहां पे अधिनियम आया कि एकदम से अशांति के बाद जगह छोड़ के चला जाएगा तो उस क्षेत्र में रहेगा कौन अगर सब लोग वहां से चले जाएंगे, और जहां चले जाएंगे वहां की डेमोग्राफी चेंज होगी। एक दूसरा ये कि कई बार लोगों पे दबाव भी बनाया गया कि अगर उस इलाके में तुम रहोगे तो कल को तुम भी इसी दंगे की चपेट में आ सकते हो। तो ये वहां से इसका उदाहरण लिया गया। तात्कालिक कारण क्या है? जोधपुर और जयपुर में कुछ दंगे हुए, ऐसी घटनाएं हुई जिनको कोई भी सरकार, प्रशासन नहीं चाहता है, उसके कारण वहां पे सांप्रदायिक तनाव हुआ और लोगों ने कोशिश की कि हम यहाँ पे संपत्ति बेच के चल निकले। अब क्या है, 6 मार्च 2026 को जो मुख्यमंत्री साहब है भजन लाल शर्मा, उन्होंने क्या किया कि बाकायदा एक विधेयक जो लाया था उसको, और वो जो विधेयक था वो बहुत ध्वनिमत से पारित हुआ, क्योंकि उस राजस्थान की विधानसभा में बहुत से लोगों को लगता था कि ये बिल्कुल सही बिल है और इसका उपयोग सही दिशा में होगा। चलिए थोड़ा सा इसके विधेयक के स्तंभ देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहला, अशांत क्षेत्र की घोषणा। इसकी जो धारा 3 है ना, धारा 3 में सरकार समय समय पर घोषणा करेगी कि ये अब अशांत क्षेत्र कहला रहा है, यहां पे ये नियम लागू है। और अगर कोई व्यक्ति, लिखा है ना हस्तांतरण पर रोक, आप क्या है कि अगर आप बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के अपनी संपत्ति को अगर बेचना चाह रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है, आपको पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। वो बाकायदा चेक करेंगे कि आप किसी अनर्गल कारण से, जबरदस्ती के कारण से, दबाव में तो अपनी संपत्ति नहीं बेच रहे, और इसमें फिर वो अपना समय लेंगे। जब उनको लगेगा
कि आप बेच सकते हो तो अलाउ करेंगे, वरना अलाउ नहीं भी कर सकते हैं, है ना। तो वो धारा 5 और 7 में लिखा हुआ है, ठीक है। दान पट्टा इन सब चीज़ों पे पूर्व अनुमति आवश्यक हो गई है ना, लेकिन तब जब वो धारा 3 के तहत उनको अशांत क्षेत्र घोषित किया जाए। अब क्या है, अगर किराएदार को धारा 3(10) कहती है कि अगर जबरदस्ती किराएदार को निकाला जा रहा है तो भी ये कानून सामने आ जाएगा और किराएदारों को निकलने नहीं दिया जाएगा। बड़ी बात क्या है कि धारा 9 और 12 में इसमें कठोर दंड का प्रावधान है। कठोर दंड का प्रावधान जैसे 3 से 5 वर्ष की सजा हो सकती है ना। लिखा है कि 1 लाख से संपत्ति के 10% तक का जुर्माना हो सकता है। और बड़ी बात कि ये दिखा ना, संज्ञेय कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि बिना वारंट के पुलिस पहुंच आएगी और फिर आपको जेल कर सकती है, आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा सख्त बनाया है और हम कह सकते हैं कि सरकार ने संपत्ति के बेचने न बेचने को अपने हाथ में अपनी तरफ थोड़ा करने का, अपने कंट्रोल में करने का प्रयास किया है यहाँ पे, है ना। चलिए, ये कुछ टर्म्स हैं, इसमें से एक टर्म मैं बताना चाहूंगा जिसको कहते हैं गेटवाइजेशन। गेटवाइजेशन क्या होता है, जब एक समुदाय का मुख्य धारा से कटकर एक, जिसे कहते हैं ना कि एक सीमित जगह पे चला जाना, अलग थलग क्षेत्र में केंद्रित हो जाना। जैसे सपोज करिए कि ये कोई क्षेत्र है जिसका नाम है XYZ। अब यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलकर रहते थे। मान लीजिए कि इन्हीं 2 धर्मों के बीच में किसी प्रकार की हिंसा हो गई। अब यहाँ के एक धर्म ने कहा कि अब हम यहाँ पे नहीं रह सकते, और वो एकदम से कहीं और जाके बस गए, क्योंकि यहाँ पे इनको प्रताड़ना मिलती थी या प्रताड़ित किया जाता था। अब है क्या कि एक तो यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ का कल्चर, ये सब प्रभावित हुआ। दूसरा, ये जब अलग जाके बसे तो वहाँ पे एक अलग थलग पड़ गए, क्योंकि पहले उनकी संस्कृति, उनकी पुरातन संपत्तियां यहाँ पे थी। तो इसको गेटवाइजेशन कहते हैं, जहाँ पे अलग थलग हो जाते हैं और अलग अलग जगह जाके बस जाते हैं। अब जहाँ जाके बसे वहाँ की भी डेमोग्राफी चेंज होगी। हो सकता है कि इस प्रकार से बहुत ज़्यादा लोग जाके बस जाएं तो वो भी वहाँ के लोगों के लिए भी बहुत फ्रूटफुल तो है नहीं। मान लीजिए कि यहाँ पे 1 लाख हिंदू, 1 लाख मुस्लिम, 50,000 सिख और 50,000 क्रिश्चियन रहते थे। अब यहाँ पे ये जो यहाँ के, मान लीजिए कि 1 लाख हिंदू ही या 1 लाख मुसलमान ही कहीं और जाके बस गए, तो वहाँ की जो रिसोर्सेज हैं उन पे भी असर पड़ेगा। तो इसलिए इसको गेटवाइजेशन कहते हैं। बाकी टर्म को भी आप देख लीजिएगा, मैं इसको अपने PDF में रखा ही हुआ हूँ, ठीक है। अब विधेयक के लक्ष्य क्या है? पहली बात तो डिस्ट्रेस सेल, जो मैंने बताया कि दबाव में आके जो लोग अपनी संपत्ति को बेच देते हैं, उसको रोकना। दंगों के बाद डरे हुए अल्पसंख्यकों और अन्य नागरिकों की संपत्ति की रक्षा करना कि उनको दबाव के कारण कोई वहां से भगा तो नहीं रहा, जानबूझ के प्रेशर तो नहीं डाला कि संपत्ति बेच दो। जबरदस्ती पे लगाम, डरा धमकाकर संपत्ति हथियाने वाले जो भू माफिया होते हैं उन पे लगाम लगाने के प्रयास है। जनसांख्यिकी असंतुलन रोकना, यानी कि एक ही समुदाय के असामान्य सघनीकरण से उत्पन्न सामाजिक तनाव को टालना। जैसे मान लीजिए कि मैं फिर से बताता हूं कि ये एरिया A है, ये एरिया B है। यहां पे मान के चलिए कि एक उदाहरण दे रहे हैं कि यहां पे 80% रिलीजन A के लोग रहते हैं, 20% रिलीजन B के लोग रहते हैं, ठीक है, 80-20। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 50% रिलीजन A के लोग रहते हैं और 50% रिलीजन B के लोग रहते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कुछ दिक्कत हुई, अब ये रिलीजन A के लोग यहाँ पे चले गए, तो अब देखिए कि यहाँ के 50% अगर संख्या में बहुत ज़्यादा है तो यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज कर देंगे। अभी 80% मान के चलिए, बाद में 90% हो गए, तो यहाँ पे जो ये अल्पसंख्यक हैं इनको दिक्कत आ सकती है ना। बेसिकली यही टारगेट कर रहा है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे बताया। अच्छा, एक और क्या है, स्थायी निवासियों की सुरक्षा। पीढ़ियों से एक ही इलाके में रह रहे लोग जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को बचाना, जो मैंने शुरुआत में बताया था कि कल्चर है, सबकी एक जुड़ाव है। जैसे मैं इलाहाबाद में मेरी पूरी परवरिश हुई, मेरी पढ़ाई लिखाई सब हुई, तो मैं जब भी जाऊंगा मैं जुड़ाव महसूस करूंगा। लेकिन जो हमारी वहाँ की जो हमारी ज़मीनी जुड़ाव जहाँ से है, अगर वहाँ से हमको हटा दिया जाएगा या हट्टे पे हम विवश हो जाएंगे, तो हम अपनी संस्कृति को, याद कीजिए कश्मीरी पंडितों को जो वहाँ से छोड़ के आए, या जब भारत का विभाजन हुआ तो वहाँ के जो मुस्लिम्स वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आए, वहाँ के हिंदू जो वहाँ से छोड़ के यहाँ पे आए, उनसे कभी दर्द के बारे में पूछिए तो वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, है ना। चलिए, इसकी प्रक्रिया क्या है कि सरकार ने घोषणा की कि फलाना क्षेत्र अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है, अधिसूचित किया जाता है। अब संपत्ति विक्रेता द्वारा पहले जो जिला प्रशासन है यानी कि DM है, उनसे हस्तांतरण हेतु उनको आवेदन करना होगा, यानी कि पूर्वानुमति उनकी लेनी जरूरी हो जाएगी, ठीक है। अब DM जांच करेंगे कि क्या बिक्री स्वैच्छिक तरीके से की जा रही है, उचित मूल्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कि पता चला कि 50 लाख की संपत्ति है और 5 लाख रुपए ही मिल रहा है, ये भी ना हो, है ना। अगला क्या है कि अनुमति स्वीकृत या अस्वीकृत, बिना अनुमति लेन देन के अवैध, इस बात पर निर्णय करेंगे कि आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मतलब DM साहब जो है या उनका ऑफिस कार्यालय है वो निर्णय करेगा। और अगर कानून का उल्लंघन हो रहा है तो जो मैंने यहाँ पे सजा की बात की थी, यहाँ पे सजा की जो बात की थी यहाँ पे
ये सजा भी आपको मिलेगी। तो ये सारी चीजें इसमें ये इस चरणबद्ध तरीके से हो रही है, ठीक है। अगर आप कंपेयर करें तो 1991 में गुजरात में भी कुछ ऐसा ही अधिनियम आया था, ठीक है, कि जब वो अहमदाबाद में दंगे हुए थे, वहां पे डिस्ट्रेस सेल को रोकने के लिए, है ना, अहमदाबाद में 770 प्लस जो अशांत इलाके घोषित थे, अब वहां पे अधिसूचना का भी रद्द नहीं हुई, उस पर काम किया गया और हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि डीएम केवल स्वतंत्र सहमति जांचे, धर्म नहीं। अब खैर इसमें बहुत ही अपॉर्चुनिटी भी होती है, कई बार इस प्रकार की चीजें इन आड़ में कर ली जाती हैं, ऐसा भी होता है, तो यहां पे आप देख लीजिएगा। चलिए, अब गेटवाइजेशन की इसको मैंने बात की थी कि इसका विरोधाभास क्या है, ये कई बार सुरक्षा या अलगाव की बात भी करता है। कई बार आप जब अपनी सुरक्षा के लिए कहीं और बच जाते हैं तो बेसिकली आप अपने कल्चर से अलग हो जाते हैं, अपने लोगों से भी अलग हो जाते हैं। हो सकता है कि आपके आसपास के 1-2% लोग वहाँ पे फ्रिंज एलिमेंट हो, बाकी तो सही हैं, आप उनसे अलग हो जाते हो तो अपनी संस्कृति से दूर हो जाते हो। इसलिए कई बार जो गेटवाइजेशन होता है उस पर प्रश्न उठता है कि कितना सही कितना गलत, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे जुहापुरा में क्या हुआ था 2002 के बाद, जो आप सबको पता है गुजरात में जो दंगे हुए थे, मुस्लिम आबादी 1.5 लाख से बढ़कर वहाँ पे 6 लाख हो गई। कानून ने उन्हें हिंदू बहुल इलाकों में जाने से रोक दिया था क्योंकि वो जा नहीं सकते थे। और इसका असर क्या हुआ कि चूंकि वो अशांत क्षेत्र घोषित था तो यहाँ के लोग जा नहीं सके, कहीं और के लोग आके यहाँ पे और ज्यादा बस गए, तो 1.5 लाख की आबादी 6 लाख हो गई। तो नुकसान किसको हुआ? वहाँ के रिसोर्सेज जो थे वो तो लिमिटेड थे, वो ज्यादा लोगों में जब जाएंगे तो वहाँ की स्थिति तो खराब होगी ना, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। संवैधानिक विश्लेषण देखा जाए तो अनुच्छेद 300A, हम सबको पता है कि पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, जो बाद में एक विधिक कानूनी अधिकार हो गया। चूंकि विधेयक कानूनी प्राधिकार देता है अतः इसका सीधा तकनीकी उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अच्छा, अनुच्छेद 15 कहता है कि भेदभाव का निषेध, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपनी पॉलिटिक्स को उसमें इन्वॉल्व कर ही ले और जो लोग जगह छोड़ के जा रहे हैं उनको धर्म के आधार पे आंकना लगे, जो अभी मैं थोड़ी देर पहले दिखा रहा था, तो ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनुच्छेद 15 के अगेंस्ट जा सकता है। अनुच्छेद 14 समता का अधिकार की बात करता है कि अशांत क्षेत्र और जनसांख्यिकीय असंतुलन की अस्पष्ट परिभाषाओं के कारण निश्चित तौर पर जो विवेकाधिकार की बात होती है उस पर प्रश्न उठ जाते हैं। तो सरकार को निश्चित तौर पर मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी परिभाषा हो, समय ले लीजिए लेकिन स्पष्ट परिभाषा रखिए। बड़ी हो सकती है लेकिन स्पष्ट हो। अस्पष्ट परिभाषाएं, अस्पष्ट जो प्रशासन है उसको लीड करती हैं, इस पर ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 19(1) में थोड़ा देख लेते हैं। तो भारत में कहीं भी निवास करने और बसने का मौलिक अधिकार बाधित होता है, क्योंकि आप तो कहीं भी बसना चाहते हो, लेकिन ये जो अधिनियम है ये तो रोक लेगा कि नहीं, जब तक डीएम साहब अनुमति नहीं देंगे तब तक आप इसको बेच के कहीं और जा नहीं सकते, है ना। तो 19(5) के तहत ये उचित प्रतिबंध माना जा सकता है। देख लेते हैं। उचित उद्देश्य, क्या लक्ष्य सार्वजनिक हित में? बिल्कुल है। तर्क, क्या उपाय और उद्देश्य से सीधा जुड़ाव है? इस पर बहस हो सकती है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए न्यूनतम हस्तक्षेप माना जा सकता है। बहुत से लोगों का कहना है, विपक्ष का कहना है कि नहीं, ये बहुत ज्यादा हस्तक्षेप है, न्यूनतम नहीं है। और क्या व्यक्तिगत अधिकार और सार्वजनिक हित पूरी तरह से संतुलित है? अब देखिए, ये कई बार आपके पॉलिटिकल ओरिएंटेशन पे भी लगता है। प्रशासन के हिसाब से देखें तो इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर वही बात कि प्रशासन को एक पार्टी ही चला रही है और उस पार्टी की विचारधारा पे डिपेंड करेगा। मैंने उस बिल को पढ़ा, मुझे लगा कि नहीं, बहुत बैलेंस बनाया गया है, लेकिन थोड़ी परिभाषा स्पष्ट हो जाए तो चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं, ठीक है। विपक्ष और नागरिक समाज की आपत्तियां क्या हैं? विपक्ष कह रहा है कि जनसांख्यिकीय असंतुलन की कोई स्पष्ट कानूनी परिभाषा नहीं दी गई है। ये बड़ी दिक्कत की बात है। यह राजनीतिक ध्रुवीकरण और मनमानी का उपकरण बन सकता है। मतलब इसका इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए किया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेशन की जगह, है ना। अगला क्या है? पीयूष सिल का कहना है कि यह आवासीय पृथक्करण को संस्थागत रूप देगा, है ना, और मिश्रित बस्तियों खत्म होंगी जो संविधान के बंधुत्व के मूल्य के खिलाफ है। तो अब इसके दोनों पक्ष हैं। मिश्रित बस्तियां मतलब अपने रूप में रह भी सकती हैं और खत्म भी हो सकती हैं, है ना, गिवन कि किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। अच्छा, एक और क्या है कि अगर हर लेन देन के लिए डीएम साहब को ही पूर्वानुमति देनी है तो ऐसा हो सकता है ना कि वहां के रियल एस्टेट सेक्टर में प्रशासनिक हस्तक्षेप बढ़ जाए और कहीं ना कहीं जो चीज़ें स्मूथ तरीके से होनी थी वो बार बार उधर से जाएंगी, तो भ्रष्टाचार भी बढ़ सकता है और मनमाने तरीके से लैंड अलॉटमेंट्स भी हो सकते हैं, है ना। इस प्रकार की चीज़ें भी हो सकती हैं। सरकार का तर्क क्या है? कानून किसी धर्म या समुदाय का नाम नहीं लेता, यह राज्य के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया। लोक व्यवस्था और शांति के बिना मौलिक अधिकारों का उपभोग संभव नहीं है। सीधी सी बात है कि अगर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है और शांति नहीं है तो कैसे मौलिक अधिकारों को, आपके तो दिमाग मौलिक अधिकारों को एब्जॉर्व करे, उसके लिए शांति होनी चाहिए। वो शांति वहां पे नहीं दिख रही है। कमजोर वर्गों को डराकर उनकी संपत्ति हड़पने वाले भू माफिया और दंगाइयों से बचाता है।
इस बात को आप बिल्कुल मान सकते हैं कि ऐसी चीजें होती हैं। सिर्फ उन जगहों पे नहीं जहां दंगे होते हैं, ऐसी जगह जहां पे बहुत से लड़ाइयां उस प्रकार की चीजें होती हैं, जहां पे एक टसल सी चलती है क्षेत्र में, वहां पे भी होता है। भूमाफियाओं के बीच टसल होती है तो वहां पे भी लोग जाते हैं, है ना। अच्छा, विधानसभा में 5 घंटे की विस्तृत बहस हुई और फिर इसे ध्वनिमत से पारित किया गया। तो ये क्या बताता है कि हाँ, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन्होंने इस पर डिस्कशन किया है, और अगर ध्वनिमत से पारित किया है तो वो इस पर एक अच्छी ओपिनियन रखते भी हैं। चलिए, आगे की राह क्या हो सकती है कि अशांत क्षेत्र घोषित करने के लिए स्पष्ट, पारदर्शी, डेटा आधारित नियम हो। फिर से वही बात की परिभाषा बेहतर हो, पारदर्शिता हो, इस पर काम कीजिए। गेटवाइजेशन विरोधी नीतियां लागू हो कि ऐसा ना हो कि जानबूझ के कोई अलग थलग रहने को मजबूर हो जाए। तो गेटवाइजेशन को रोकना होगा, विलगीकरण को रोकना होगा आपको, है ना। डीएम की जांच केवल स्वैच्छिक सहमति और उचित मूल्य तक सीमित हो, जो गुजरात के केस में हमने देखा था, है ना। इसमें धर्म या समुदाय का कोई आधार न बनाया जाए। अगला, सीमाबद्ध जो समीक्षा यानी कि पीरियोडिक रिव्यू, गुजरात की तरह स्थायी घोषणाओं से बचने के लिए समय समय पे ऑडिट हो कि क्या अभी भी यह अशांत क्षेत्र है, अगर नहीं है तो ये कब इसको हम दूर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, निष्कर्ष के तौर पे क्या कह सकते हैं कि राजस्थान का विधेयक एक जटिल नीतिगत प्रयोग है। इस डिस्ट्रेस सेल को रोकना इसकी जो प्राइम जो इंपॉर्टेंस है, जिसको ये फोकस कर रहा है, और गेटवाइजेशन जो है वो इसका एक संभावित परिणाम हो सकता है, जिसपे सरकार को देखना होगा, परिभाषा स्पष्ट करनी होगी, और देखना होगा कि समानुपातिकता, पारदर्शिता और न्यायिक जवाबदेही जो है वो सुनिश्चित हो। वरना भारत जैसे लोकतंत्र में अगर इस प्रकार की चीजें सुनिश्चित नहीं होंगी तो बार बार लोकतंत्र से सवाल किए जाएंगे। बाकी कुछ प्रश्न हैं, जैसे अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखने के नाम पे नागरिकों के निवास और मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना उचित है? कमेंट बॉक्स में तर्कसंगत उत्तर दीजिए। इस विषय पे भी आप उत्तर दे सकते हैं। मेंस के कुछ प्रश्न बने हुए हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, इसको आप मेरे टेलीग्राम से कर लीजिएगा। टेलीग्राम भी मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बाकी एक चीज बताता चलूं कि जो हमारे निर्माण बैच हैं वो इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश तीनों माध्यम में अवेलेबल हैं, ठीक है। 26 मार्च से क्लासेस शुरू हो रही हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। बहुत सारे बच्चों ने इसका लाभ उठाया है, आप भी इसका लाभ उठाइए। इस हमारे ऐप पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए, ब्रोशर डाउनलोड कीजिए, देखिए, समझिए चीजों को। अच्छा, उसके अलावा हिंदी साहित्य का जो बैच है 30 मार्च को उसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है, तो उससे पहले जुड़ जाइए हिंदी साहित्य से। ध्यान रखिएगा, मेरा कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। बाकी ये टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और इस कमेंट बॉक्स को भरें अपने ओपिनियन से कि आपको क्या मानना है। जो प्रश्न मैंने पूछा उस पर आपकी राय क्या है, मुझे बताते जाइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।